डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 46। रणविजय धीरे से विधि के हाथ पर अपना हाथ रखता है और उसकी पकड़ को ढीला करता है। उसके बाद वह धीरे से उसकी तरफ पलटा है, लेकिन वह कुछ कहता है उससे पहले ही विधि अपने पंजों के बल खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथों को रणविजय के गले के चारों तरफ लपेट लेती है। उसे महसूस करके रणविजय की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। वह कुछ कहता या करता है उससे पहले ही विधि अपने कोमल सॉफ्ट पिंक लिप्स को रणविजय के होठों पर रख देती है और वह उसे धीरे धीरे करके किस करने लगती है। रणविजय उसकी इस हरकत से एकदम से हैरान रह जाता है, जिसकी वजह से वह अपनी जगह पर किसी मूर्ति की तरह खड़ा हुआ था। उसे अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ विधि कर रही है। रणविजय अपने होश में तब वापस आता है जब उसे अपने होठों पर दर्द महसूस होता है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि आज से पहले विधि ने कभी भी किसी को भी की नहीं किया था, इसलिए उसे किस करना बिल्कुल भी नहीं आता था। वह रणविजय के होठों पर की नहीं कर रही थी, बल्कि वह उसके होठों को अपने होठों में लेकर अपने दांतों के बीच उसे चबा रही थी। और उसे दर्द को महसूस करके ही रणविजय वापस से अपने होश में आया था। लेकिन उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। रणविजय फिर अपना हाथ आगे बढ़ता है और विधि की पतली कमर को पकड़कर ऊपर उठना है और उसे अपनी बाहों में उठाकर किस करता हुआ ही बेड तक लेकर चला जाता है। विधि जब यह महसूस करती है तो वह उसे किस करना बंद कर देती है। लेकिन रणविजय अब उसे किस कर रहा था, इसलिए रणविजय ने अपनी एक हाथ को उसकी गर्दन पर रखा हुआ था और वह उसे किस कर रहा था। विधि को इस वक्त बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसे अच्छा भी लग रहा था। रणविजय फिर उसे बेड पर लिटा देता है, लेकिन वह उसके ऊपर आता है उससे पहले ही विधि पलट जाती है, जिसकी वजह से उसका ब्लाउज दिखाई देने लगता है जो कि डोरियों से बंधा हुआ था। ये देखकर रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपना हाथ आगे बढ़कर उसकी बंधी हुई डोरी को पकड़ता है और एक ही झटके में खोल देता है, जिसे महसूस करके विधि की सांस ऊपर नीचे होने लगती है। उसने जो साड़ी पहनी हुई थी उसके पल्ले को पकड़कर साइड में कर देता है और उसकी खुली हुई सफ़ेद पीठ को देखने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। रणविजय धीरे से नीचे झुकता है और पहले उसकी गर्दन पर किस करता है और फिर वह उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे किस करने लगता है। रणविजय की हाथों की छुअन और उसके होठों के स्पर्श को अपने पीठ पर महसूस करके विधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके बाद रणविजय उसने जो अपनी शर्ट पहनी हुई थी उसे भी निकाल देता है और वह अपना हाथ आगे बढ़कर विधि को पलटता है। वह जब विधि का चेहरा देखा है तो उसने अपनी आंखों को नीचे झुकाया हुआ था। विधि अपनी नज़रों को उठाकर रणविजय से अपनी नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर छाई हुई लाली को देखकर रणविजय को समझ में आ रहा था कि वह कितना ज़्यादा शर्मा रही है। रणविजय धीरे से नीचे झुकता है और उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है और उसे किस करने लगता है और साथ ही साथ वह उसके ब्लाउज को भी उसके शरीर से अलग कर देता है और साथ में उसकी पहनी हुई साड़ी को भी। यह महसूस करके विधि अपनी आंखों को कस के बंद कर लेती है और जो रणविजय कर रहा था वह उसे करने देती है। उसे सच में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। बहुत देर तक किस करने के बाद रणविजय अपने जीभ का इस्तेमाल करके विधि के होठों को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विधि थी कि वह अपने मुंह को खोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। रणविजय जिस हाथ से उसकी कमर को सहला रहा था वहां पर एक चुटकी काटता है, जिसकी वजह से विधि की एक हल्की सी आह निकल जाती है और उसका मुंह खुल जाता है जिसका फायदा रणविजय उठना है और अपनी जीभ को उसके मुंह में डाल देता है और उसके मुंह का हर एक कोना एक्सप्लोर करने लगता है। पिछले 4 सालों से उसने विधि को छुआ नहीं था और उससे पहले कभी भी उसकी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं रही थी, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड भी था। ऐसा लग रहा था निगल कर उसे अपने अंदर ही समा लेना चाहता हो। थोड़ी ही देर में विधि के सारे कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे। विधि काफ़ी ज़्यादा पतली थी और वही रणविजय काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और हैंडसम इंसान था। रणविजय धीरे धीरे करके विधि को अपने अंदर समा लेता है। विधि की हल्की सी चीज़ निकल जाती है। विधि ने आज तक कभी भी किसी भी लड़के के साथ इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया था।
ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा नया था, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित महसूस कर रही थी और साथ ही साथ उसे दर्द भी हो रहा था। लेकिन वह बिल्कुल भी रणविजय को रोक नहीं रही थी। दर्द होने की वजह से विधि के हाथ, जो कि रणविजय की पीठ को सहला रहे थे, दर्द का एहसास होते ही उसके जो नाखून हैं वह रणविजय की पीठ पर गड़ जाते हैं। रणविजय को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वह लगातार ईशानी को किस कर रहा था और साथ ही साथ उसे अपने प्यार का एहसास भी दिलवा रहा था। लगभग 2-3 घंटे बाद जब विधि बहुत ज़्यादा थक जाती है, तब जाकर रणविजय उसे अपने से दूर करता है। विधि का पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था और वह काफ़ी ज़्यादा थकी हुई दिखाई दे रही थी। रणविजय भी पसीने में था, लेकिन वह बिल्कुल भी थका हुआ या कमज़ोरी महसूस नहीं कर रहा था। उसके उलट वह काफ़ी ज़्यादा खुश था और एक्साइटेड था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह धीरे से नीचे झुकता है और अपनी प्यारी वाइफ को माथे पर किस करता है। उसके बाद वह उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। विधि पहले से ही बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन रणविजय के चेहरे पर आई हुई मुस्कान को देखकर उसकी सारी थकावट दूर भाग गई थी और उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। रणविजय ने विधि के सर को अपने सीने पर रखा हुआ था। उन दोनों में से किसी ने भी एक भी कपड़ा नहीं पहना था और वह बस एक ब्लैंकेट में एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। लंदन रायजादा पैलेस। रायजादा पैलेस के एक कमरे में महेश और चंद्रकला दोनों ही बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। महेश, तुमने तो कहा था कि वह लड़की मर चुकी है और अब तुम कह रहे हो कि वह जिंदा है। तुम्हें पता है ना कि अगर वह जिंदा हुई और वापस यहाँ पर आ गई तो हमने जो कुछ भी किया था वह सब कुछ पानी में चला जाएगा। हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। अगर हमने उसे मारकर पहले ही फेंक दिया होता तो आज हमारे सामने इतनी बड़ी मुसीबत नहीं होती। वह बूढ़ा आदमी भी इसीलिए इतना ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि शायद उसे भी पता चल गया है कि विधि जिंदा है। महेश अपनी बीवी की तरफ देखा है और गुस्से से घूमते हुए बोलता है, तुम क्या पागल हो गई हो? क्या तुम ये बात भूल गई हो कि वह बड़ा आदमी कितना ज़्यादा ताकतवर है? वह तो विधि एक नंबर की बेवकूफ़ थी और हमारी बातों में आकर हमारे साथ चल दी थी। लेकिन हम उसे मार नहीं सकते थे, वरना उसे बूढ़े आदमी को पता चल जाता। और इसलिए मैंने जैसे तैसे करके उसे दिलासा दिया था कि वह एक बार इंडिया पहुंच जाएगी तो वह पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। इंडिया पहुंचने के बाद मेरा आदमी उसे मिलता और वह उसे मार देता वहीं पर। लेकिन जब मेरा आदमी वहां पर पहुंचा था तो पता चली कि वहां पर कोई था ही नहीं। मैं इस विधि की फ़ोटो भी दी थी और सब जाकर पता चला था कि वहां पर कोई इंसान आया था और विधि बेहोश हो गई थी और वह उसे वहां पर से लेकर चला गया था। उसके बाद से ही विधि का कोई भी नामो निशान नहीं था। लेकिन जब वह बूढ़ा आदमी हमारे ऊपर दबाव बनाने लगा था कि कैसे ना कैसे करके विधि को ढूंढ कर लेकर आना है, तब उसकी बातों में छुपी हुई धमकी को मैं आराम से समझ गया था कि हो ना हो विधि जिंदा है और इस बारे में उस बूढ़े आदमी को पता चल गया है। महेश की बातें सुनकर चंद्रकला को इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे सच में विधि बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि अगर वह नहीं होती तो पूरी की पूरी जायदाद सिर्फ और सिर्फ उसकी होती। एक तो वह लड़की उसे परेशान कर रही थी और ऊपर से वह मोहित उसकी जान खा रहा था। ये याद आते ही चंद्रकला डर से कम उठाती है और वह महेश की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम्हारी मोहित से बात हुई है? उसे पता तो नहीं चला है कि विधि इस वक्त कहाँ पर है? क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि विधि को यहाँ से दूर ले जाने वाले कोई और नहीं बल्कि हम ही थे। और उसके बाद वह हमारे साथ क्या करेगा यह मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बातें सुनकर महेश का चेहरा पीला पड़ जाता है। आखिर वह उस हैवान को कैसे भूल सकता था? ये याद आते ही वह एकदम से डर से पीला पड़ जाता है और चंद्रकला की तरफ देखते हुए बोलता है, हमें किसी भी कीमत पर विधि को ढूंढना होगा, वह भी मोहित को पता लगे उससे पहले। मुझे लगता है जिस हिसाब से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, विधि इंडिया में ही है। हमें जल्द से जल्द वहां पर पहुंचकर उसे ढूंढकर उससे बात करनी होगी। वैसे भी वह अपने दादाजी से बहुत ज़्यादा नफरत करती है, इसलिए वह हमारी बातों को बहुत अच्छे से मान जाएगी। तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त परेशानी की बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हमसे पहले कुणाल को या फिर उसे बूढ़े आदमी को विधि मिल गई तो हमारा बुरा वक्त आने में टाइम नहीं लगेगा। महेश की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए चंद्रकला भी परेशान हो जाती है। तभी उसे याद आता है, तुमने मारिया से कह दिया है ना कि यहाँ पर नहीं आना है। अगर उसे कुणाल की नज़र उस पर पड़ गई तो वह हमारी बेटी को नोच खाएगा। हमें किसी भी कीमत पर विधि को ढूंढना होगा।
क्योंकि हमने उससे वादा किया था कि अगर वह हमारा काम कर देता है तो फिर हम उसे विधि को सौंप देंगे। उसकी बातें सुनकर महेश भी परेशान हो जाता है। आखिरकार वह कैसा भी इंसान क्यों ना हो, लेकिन वह अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वह किसी भी कीमत पर उसे कुछ नहीं होने देना चाहता था। इंडिया, रावत मैंशन। सुबह का वक्त हो रहा था और सूरज की किरणें कांच की खिड़की से होते हुए रूम के अंदर आ रही थी और वह सीधा जाकर बेड पर सो रहे दो प्रेमी जुड़े के ऊपर पड़ रही थी। विधि अपनी आंखों को बंद किए हुए रणविजय के सीने पर अपना सर रखकर सुकून से सो रही थी, क्योंकि सच में कल रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी, या यूं कह सकते हैं कि रणविजय ने उसे सोने नहीं दिया था। उसके चेहरे पर थकावट साफ दिखाई दे रही थी और वह बड़े ही सुकून से सो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई छोटा बच्चा हो जिसे बहुत दिनों बाद सुकून की नींद मिली है। रणविजय, जो कि बहुत पहले ही जाग चुका था, उसकी निगाहें इस वक्त विधि के मासूम से चेहरे पर पड़ती है। सूरज की करने की रोशनी में विधि का चेहरा सोने जैसा चमक रहा था और वह बहुत प्यारी दिख रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे जिससे वह और भी ज्यादा क्यूट दिखाई दे रही थी। फ्रेंड्स, विधि की स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पहले की तरह ही बहुत ही खूबसूरत और प्यारी, लेकिन उसके लिए बस उसे थोड़ा समय चाहिए। और रही बात आपके दूसरे सवाल का, तो उसके लिए मैं यही कह सकती हूँ कि विधि कोई कमजोर लड़की नहीं है। उसने अपनी जान इसलिए दी थी क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ थी जिसे उसने अपना माना था। और दूसरी तरफ वह अंग्रेज था। अगर उसने उसे वक्त उस अंग्रेज की जान ले ली होती तो फिर क्या हो सकता था, यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे टाइम पर अंग्रेज कितने ज्यादा खतरनाक और बेशर्म किस्म के इंसान थे यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एपिसोड 47, इंडिया, रावत मैंशन। सुबह का वक्त हो रहा था और सूरज की किरणें कांच की खिड़की से होते हुए रूम के अंदर आ रही थी और वह सीधा जाकर बेड पर सो रहे दो प्रेमी जुड़े के ऊपर पड़ रही थी। विधि अपनी आंखों को बंद किए हुए रणविजय के सीने पर अपना सर रखकर सुकून से सो रही थी, क्योंकि सच में कल रात उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी, या यूं कह सकते हैं कि रणविजय ने उसे सोने नहीं दिया था। उसके चेहरे पर थकावट साफ दिखाई दे रही थी और वह बड़े ही सुकून से सो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई छोटा बच्चा हो जिसे बहुत दिनों बाद सुकून की नींद मिली है। रणविजय, जो कि बहुत पहले ही जाग चुका था, उसकी निगाहें इस वक्त विधि के मासूम से चेहरे पर पड़ती है। सूरज की करने की रोशनी में विधि का चेहरा सोने जैसा चमक रहा था और वह बहुत प्यारी दिख रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे जिससे वह और भी ज्यादा क्यूट दिखाई दे रही थी। ये देखकर रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह धीरे से अपना सर नीचे झुकता है और उसके लिप्स पर किस कर देता है। फिर उसके माथे पर किस करता है और उसे अपने आप से दूर करके जिम करने के लिए चला जाता है। उसके जाने के लगभग आधे घंटे बाद विधि धीरे धीरे करके अपनी आंखें खुलती है। वह अपना हाथ आगे बढ़कर इधर उधर देखते हैं तो वहां पर जगह पूरी तरह से ठंडी दिखाई दे रही थी, जिसका साफ मतलब ये था कि रणविजय बहुत पहले ही जा चुका है। ये देखकर वह थोड़ी सी उदास हो जाती है और वह अपने बगल में टेबल रखी हुई थी वहां से तौलिया उठाती है और उसे अपने चारों ओर लपेट लेती है। कल रात की वह अपने सारे कपड़े यहाँ पर वापस ले आई थी। सामने की घड़ी पर इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे थे। विधि उठती है तो उसे अपने पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, खास करके उसके लोअर पार्ट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो धीरे धीरे करके बाथरूम में चली जाती है और दरवाजा बंद करके अपने आप को मिरर के सामने देखती है, जहां पर उसके शरीर पर बहुत सारे लव बर्ड्स दिखाई दे रही थी। ये देखकर उसका चेहरा एक बार फिर से लाल हो जाता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। उसी के साथ ही उसे वह पल भी याद आता है जब रणविजय ने उसकी मांग में सिंदूर भरा था। ये याद आते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपना हाथ आगे बढ़कर अपनी मांग को छूने लगती है। आखिरकार आज जाकर उसका सपना साकार हो गया था। लगभग 15 मिनट में वह नहाकर बाहर निकलती है और उसने इस वक्त नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी और जो ब्लाउज था वह ब्लैक कलर का था, जो कि फुल स्लीव में था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि ओजस की नजरिया किसी और की नजरें उसके ऊपर पड़े। विधि धीरे से चलते हुए बाहर आती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ जाती है। उसके बाद में वहां पर रखी हुई सिंदूर की डिब्बी उठाती है और उसे अपनी मांग में भर लेती है। ये सब करते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ एक इंसान उसे बहुत देर से ये सब करते हुए देख रहा था। जब वह अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी तो उसकी आंखों में जो खुशी नजर आ रही थी वह देखकर रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
वह धीरे कदमों से चलता हुआ विधि के पास जाता है और उसको पीछे से जाकर अपनी बाहों में भर लेता है और अपने सर को उसके कंधे पर रख देता है और उसकी खुली हुई गर्दन पर धीरे से अपने होठों को रखकर किस करता है, जिसे महसूस करके विधि के पूरे शरीर में कट दौड़ जाता है और उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है और वह धीरे से अपने सर को रंग में जाएगी सीने पर रख देती है। क्या हुआ माय क्यूट लिटिल रैबिट, तुम तो इतने में ही पिघल गई। इतना कहने के बाद वह इस तरह से विधि को अपनी बाहों में भरते हुए उसके होठों को अपने होठों में लेता है और उसे किस करने लगता है, जिसे महसूस करके विधि की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। रणविजय जब ये देखा है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जिम से वापस आने के बाद वह अपने रूम में नहीं गया था बल्कि स्टडी रूम में चला गया था और वहां से ही तैयार होकर वापस आया था। आज से अपनी एक जरूरी मीटिंग में जाना था, इसलिए वह जल्दी तैयार हो गया था। लेकिन वह विधि को गुड बाय कहने के लिए यहाँ पर आया था, तब उसने उसे ये सब करते हुए देख लिया था और उसका दिन बन गया था। वह जानता था कि जब तेरी सोकर उठेगी तो उसे जरूर ढूंढेंगी और वह किसी भी हालत में उसे वह गंदी वाली फीलिंग से गुजरते हुए देखना नहीं चाहता था, इसलिए वह यहाँ पर आया था। 5 मिनट तक किस करने के बाद जब घर में जयपुर के एहसास होता है कि विधि को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब जाकर वह उसे छोड़ता है। जैसे ही रणविजय विधि को अपनी बाहों में से रहा करता है, विधि लंबी लंबी सांस लेने लगती है और अपने आप को काबू करने की कोशिश करती है। रणविजय जब विधि को इस तरह से करता हुआ देखना है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपना हाथ आगे बढ़कर विधि के बालों को उसके कान के पीछे करता है, जो कि किस करने की वजह से उसके बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे। प्यार भरी नजरों से किसी को देखा है और बोलता लता है, जब हम किस करते हैं तो तुम्हें सांस लेनी चाहिए। क्या होगा अगर मुझे पता नहीं चला कि तुम सांस नहीं ले पा रही हो और किस करते करते ही दुनिया की तुम पहली ऐसी लड़की होगी जिसकी किस करने की वजह से मौत हो जाएगी। उसकी इतनी बेशर्मी भरी बात सुनकर विधि को बहुत शर्म आ रही थी और साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन इस वक्त वह चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती है। रणविजय धीरे से नीचे झुकता है और उसके माथे पर किस करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें बुरा लगा था? उसका सवाल सुनकर विधि हैरान रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि रणविजय आखिरकार किस बारे में पूछ रहा है। उसके इस तरह के एक्सप्रेशंस को देखकर रणविजय को भी समझ में आ जाता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया है, इसलिए वह बोलता है, जब तुम सोकर उठी थी तो तुमने अपने आप को यहाँ पर अकेला देखा होगा। मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन मैं जिस दिन एक्सरसाइज नहीं करता हूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसकी बात सुनकर विधि, जो पहले इस बात को लेकर थोड़ी सी परेशान थी, उसकी एक्सप्लेनेशन को सुनकर वह मुस्कुराती है और बोलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे ही जल्दी उठना चाहिए। जब मेरी माँ जिंदा थी तो वह हमेशा जल्दी उठती थी, सबसे ज़्यादा जल्दी। मेरे पापा सोते रहते थे, हम सब सोते रहते थे, लेकिन वह सुबह जल्दी उठकर सारा काम करती थी और हमारे लिए नाश्ता भी बनाती थी। और एक मैं हूँ जो कि जल्दी उठाना तो दूर की बात है, मैं तो आपके लिए कुछ कर भी नहीं पाती हूँ और ना ही मैं ओजस के लिए कुछ कर पा रही हूँ। मेरा ये शरीर सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। विधि की बातें सुनकर रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलता है, अगर तुम सच में से ठीक करना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए और तुम्हें अल्कोहल पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। अगर तुम हेल्दी डाइट लगी तो 1 महीने के अंदर तुम्हारे शरीर के अंदर चेंज दिखाई देने लगेंगे। उसकी बात सुनकर विधि की आंखों में चमक आ जाती है। वह भी यह बात बहुत अच्छे से जानती थी, यहाँ तक कि उसे तो कुछ जड़ी बूटियां के बारे में भी पता था जो कि सौंदर्यवर्धक होती है, और साथ में कुछ जड़ी बूटियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें खाने से शरीर की स्फूर्ति बढ़ती है। जैसे ही विधि को ये सारी बातें याद आती है, वह चमकती हुई आंखों से रणविजय की तरफ देखती है और बोलती है, हमारा भारत देश सच में बहुत अच्छा था। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ मौजूद है जैसे ये सारे काम किया जा सकते हैं। हालांकि अब 100 साल हो गए हैं, लेकिन क्या अभी भी कोई जड़ी बूटियाँ मौजूद होंगी? क्या आप मुझे किसी जंगल में छोड़ सकते हैं जहाँ पर मैं देख सकूं कि वह जड़ी बूटियाँ अभी भी मौजूद है या नहीं? विधि की बातें सुनने के बाद रणविजय के पास खाने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। उसका क्या मतलब था कि वह अपनी बीवी को पूरे दिन के लिए जंगल में अकेला छोड़कर आ जाए, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी बीवी को जंगल में से जड़ी बूटियां ढूंढनी है। उसे इस वक्त अपना सर सच में दीवार में करने की इच्छा हो रही थी।
विधि मुस्कुराते हुए ये सारी बातें कह रही थी, इसलिए उसने रणविजय के चेहरे पर आए हुए एक्सप्रेशंस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब वह उसे इस तरह से अपने आप को देखा हुआ पाती है तो वह आखिरकार पूछ ही लेती है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास जड़ी बूटियाँ के मामले में बहुत अच्छी समझ है। हाँ, कसरत करने से शरीर बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर जड़ी बूटियाँ ली जाएगी तो वह और भी ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि जब मैं आपके साथ कहीं बाहर जाऊँ तो आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी महसूस हो। मुझे याद है जब हम कपड़े खरीदने के लिए वह बड़े से बाजार में गए थे तो सब लोग हमें किस तरह से देख रहे थे। मैं बिल्कुल भी आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर जहाँ पहले रणविजय को हंसी आ रही थी, उसकी हंसी अब पूरी तरह से गायब हो गई थी और उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा था। विधि आगे कुछ कहती है उससे पहले ही रणविजय अपना एक हाथ आगे बढ़ता है और उसकी कमर को पकड़कर अपने से पूरी तरह से चिपक लेता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोलता है, तुम कभी भी मेरे लिए बोझ नहीं हो सकती हो। तुम मेरी पत्नी हो और एक पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है। आज तो तुम्हें ये बात कह दी है, लेकिन आज के बाद तुम्हारे मुंह पर यह बात नहीं आनी चाहिए। दुनिया क्या सोचती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम कैसी दिखती हो और कैसी नहीं दिखती हो इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या तुम मुझे दिल से प्यार करती हो या नहीं। ये पहली बार था जब रणविजय ने विधि के सामने इस तरह से अपना गुस्सा जाहिर किया था। विधि भी उसके गुस्से को देखकर एक पल के लिए डर गई थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई थी। आखिर कोई इंसान इतना ज़्यादा अच्छा और प्यार कैसे हो सकता है। वह देख सकती थी कि रणविजय कितना ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव है। उसके साथ ही उसे ये भी पता था कि वह कितना ज़्यादा अमीर है। कोई भी लड़की उस जैसी लड़के को पाना चाहेगी। थोड़ी देर पहले जब विधि ने अपने आप को बाथरूम में देखा था तब उसे सच में अपने शरीर पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, क्योंकि वह अपने पिछले जन्म में कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी यह बात वह बहुत अच्छे से जानती थी। हालांकि विधि ये देखकर बता सकती थी कि यह जो शरीर जिसमें इस वक्त उसकी आत्मा है, वह शरीर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बस उसे थोड़ी देखभाल की ज़रूरत है। वह ये सब सो ही रही थी कि तभी उसे एक बार फिर से रणविजय की आवाज़ सुनाई देती है। एपिसोड 48। तुम कभी भी मेरे लिए बोझ नहीं हो सकती हो। तुम मेरी पत्नी हो और एक पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है। आज तो तुम्हें ये बात कह दी है, लेकिन आज के बाद तुम्हारे मुंह पर यह बात नहीं आनी चाहिए। दुनिया क्या सोचती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम कैसी दिखती हो और कैसी नहीं दिखती हो इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या तुम मुझे दिल से प्यार करती हो या नहीं। ये पहली बार था जब रणविजय ने विधि के सामने इस तरह से अपना गुस्सा जाहिर किया था। विधि भी उसके गुस्से को देखकर एक पल के लिए डर गई थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई थी। आखिर कोई इंसान इतना ज़्यादा अच्छा और प्यार कैसे हो सकता है। वह देख सकती थी कि रणविजय कितना ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव है। उसके साथ ही उसे ये भी पता था कि वह कितना ज़्यादा अमीर है। कोई भी लड़की उस जैसी लड़के को पाना चाहेगी। थोड़ी देर पहले जब विधि ने अपने आप को बाथरूम में देखा था तब उसे सच में अपने शरीर पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, क्योंकि वह अपने पिछले जन्म में कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी यह बात वह बहुत अच्छे से जानती थी। हालांकि विधि ये देखकर बता सकती थी कि यह जो शरीर जिसमें इस वक्त उसकी आत्मा है, वह शरीर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बस उसे थोड़ी देखभाल की ज़रूरत है। वह ये सब सो ही रही थी कि तभी उसे एक बार फिर से रणविजय की आवाज़ सुनाई देती है, आई लव यू विधि, आई लव यू सो मच। रणविजय की बात सुनकर विधि के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह जल्दी से उसके सीने से लग जाती है। विधि को इस तरह से अपने गले लगे हुए देखना रणविजय को बहुत अच्छा लग रहा था। वह भी अपने हाथों को उसके चारों ओर लपेट लेता है और उसके माथे पर किस करते हुए बोलता है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें जो करना है तुम वह नहीं कर सकती हो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हें किसी और के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम बदलना ही चाहती हो तो तुम अपने लिए बदलो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें जड़ी बूटी ही चाहिए तो तुम्हें जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो मेरे साथ। इतना बोलकर रणविजय उसका हाथ पकड़ता है और रूम के बाहर निकल आता है। विधि भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। विधि और रणविजय जब बाहर निकलते हैं तो वहां पर उन्हें अपना प्यारा बेटा दिखाई दे रहा था जो कि उनकी तरफ ही आ रहा था। शर्मिला आंटी ने उससे पहले ही उसे स्कूल जाने के लिए तैयार कर दिया था।
और हमेशा की तरह ही रणविजय पहले ओजस को स्कूल छोड़ना और उसके बाद वह अपने ऑफिस के लिए या कहीं पर उसे जाना होता वहां पर जाता था। अपनी मम्मी पापा को साथ में देखकर ओजस चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह भागता हुआ विधि के पास जाता है और उसके पैरों को गले लगा लेता है। विधि जब अपने बच्चों के चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान देखी है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह नीचे झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लेती है और उसे डाइनिंग एरिया में ले जाने लगती है। वह तीनों ही मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद थोड़ी ही देर में वह लोग रणविजय की कार में मौजूद थे। आज रणविजय खुद ही कर चला रहा था। उसके बगल में विधि बैठी हुई थी और विधि की गोद में ओजस बैठा हुआ था। तभी ओजस की नज़र विधि के गले पर बने हुए लाल कलर के मार्क्स पर जाती है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है और वह अपना हाथ आगे बढ़कर विधि के गले को छूने लगता है। मम्मी, क्या हुआ है आपको? आपको यह चोट कैसे लग गई? विधि, जो कि बहुत कम ही बाहर निकलती थी, या फिर यह कह सकते हैं कि उसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी, इसलिए जब से वह कर में बैठी थी वह बाहर की तरफ ही देख रही थी। सारी चीज़ों को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी कि तभी उसके कानों में ओजस का सवाल जाता है, जिसे सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता था कि वह किस चीज़ का निशान था। विधि जल्दी से हड़बड़ा जाती है और अपने उस लव बाइट के निशान को जल्दी से अपनी साड़ी से करती है और बोलती है, कुछ नहीं बेटा, कल रात एक बड़ा सा मच्छर आ गया था, उसने मुझे काट लिया था, उसका ही निशान है ये। अपनी मम्मी की बात सुनकर ओजस सच में पड़ जाता है और बोलता है, क्या आपके रूम में बहुत सारे मच्छर थे मम्मी? देखिए ना, आपके गले के पास कितने सारे निशाना बना दिए हैं उन्होंने। एक काम करूंगा, आज मैं भी आप लोगों के साथ सोऊंगा। मैं इस तरह से मच्छरों को आपको परेशान नहीं करने दूंगा। अपने बेटे की बात सुनकर विधि को सच में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वही रणविजय ने जब विधि के मुंह से अपने लिए मच्छर शब्द सुना तो उसका मुंह बन गया था। यार, उसकी बीवी उसे मच्छर कैसे कह सकती थी? विधि का चेहरा लाल पर लाल हुए जा रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह ओजस के सवालों का क्या जवाब दे। तभी उसे रणविजय की आवाज़ सुनाई देती है, नहीं बेटा, आपको हमारे साथ सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपकी मम्मी का पूरा ध्यान रख लूँगा और कोई भी मच्छर आपकी मम्मी के पास नहीं आ पाएगा। अपने पापा की बात सुनकर ओजस शांत हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि उसके पापा कितने ज़्यादा स्ट्रांग है। थोड़ी ही देर में उसका स्कूल आ जाता है। उसके बाद दोनों ही विधि और रणविजय उसे स्कूल के अंदर छोड़कर आते हैं। ओजस आज सच में बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसके मम्मी पापा दोनों ही उसे पहली बार छोड़ने के लिए आए थे। वह खुशी खुशी उन दोनों को बाय करता है और उन दोनों के गाल पर एक एक किस करता है। उसके बाद अंदर चला जाता है। गाड़ी में पहुंचने के बाद विधि वापस से अपनी सीट पर बैठ जाती है। रणविजय आता है तो वह देखता है कि विधि अभी तक अपनी सीट बेल्ट को नहीं बांधा था। जब ओजस उसके साथ बैठा हुआ था तब ओजस ने ही उसकी सीट बेल्ट को बांधा था। विधि को उसे यूज करना नहीं आता था। ये देखकर रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपनी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है और झुकते हुए विधि के करीब आने लगता है। विधि देखकर शर्मा जाती है और पीछे हटने लगती है, लेकिन अफसोस कि वहां पर पीछे हटने के लिए जगह नहीं थी। रणविजय धीरे से उसकी सीट बेल्ट को पकड़ता है और उसे अच्छे से लगा देता है, लेकिन पीछे हटने से पहले वह उसके गले पर किस करता है, जहां पर पहले उसने लव बाइट का निशान दिया था। जैसे ही विधि रणविजय के होठों को अपने गर्दन पर महसूस करती है, उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। रणविजय धीरे से विधि से अलग होता है तो देखता है कि विधि ने अपनी आंखों को बंद किया हुआ है और उसके चेहरे पर मुस्कान है। तभी उसे कुछ याद आता है और वह विधि की तरफ देखते हुए शिकायती भरे लहजे में बोलता है, तुमने अभी अभी मुझे क्या कहा था? क्या तुम्हें सच में मैं कोई मच्छर दिखाई देता हूँ? उसकी बातें सुनकर विधि का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त क्या जवाब देना चाहिए, इसलिए वह चुप रहने में ही अपनी भलाई समझता है। उसके इस तरह के रिएक्शंस को देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह गाड़ी चालू कर उसे वहां लेकर जाता है जहां पर वह से ले जाना चाहता था। विधि जब उस जगह को देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। यहाँ पर जगह जगह पर अलग अलग प्रकार के फूल पौधे और प्लांट लगे हुए थे, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह अपनी चमकती हुई आंखों से रणविजय की तरफ देखती है और बोलती है, क्या आप इसी जगह के बारे में बात कर रहे थे? ये सच में बहुत अच्छी जगह है, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? विधि जानती थी कि यह जमाना पहले जमाने की तरह नहीं है जहाँ पर हम कभी भी कहीं पर भी जा सकते हैं, इसलिए वह रणविजय से इस बारे में परमिशन लेना चाहती थी।
रणविजय उसके चेहरे पर आई हुई खुशी को देखकर खुश हो जाता है और वह अपनी पालक की झटकाकर हमें इशारा करता है, जिसे देखकर विधि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वहां पर गेट पर पहले से ही एक 20 से 25 साल की लड़की खड़ी हुई थी, जो कि मुस्कुराकर उसे गाड़ी को देख रही थी, जो कि काफी ज्यादा लग्जरियस थी। लेकिन उसी के साथ साथ वहां पर और भी गाड़ियां मौजूद थी, जिसे देखकर पहले तो वह घबरा जाती है, लेकिन फिर वह अपने प्रोफेशन को मेंटेन करते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान ले आती है। विधि जल्दी से कार से उतरती है, धीमे कदमों से चलते हुए अंदर चली जाती है। वेलकम मैडम, आपका हमारे नर्सरी में स्वागत है। बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। विधि मुस्कुराकर उस लड़की की तरफ देखती है और बोलती है, क्या मैं अंदर जाकर देख सकती हूँ कि मुझे कौन से पौधे चाहिए। विधि का सवाल सुनकर वह लड़की मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। अब तक रणविजय भी वहां पर पहुंच चुका था। रणविजय को देखकर उसे लड़की का दिल जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव दिखने वाला बंदा विधि जैसी लड़की के साथ क्यों था। लेकिन वह अपने मन में चल रहे ख्यालों को अपने मन तक ही रखती है, क्योंकि उसने देख लिया था कि बाहर कितने सारे लोग खड़े हुए थे। उन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर उसे समझते हुए देर नहीं लगी थी कि यह जो इंसान सामने मौजूद है वह कोई मामूली इंसान नहीं है। लगभग आधा एक घंटा उसे जगह पर बिताने के बाद विधि उन सब पौधों को सेलेक्ट कर लेती है जो कि वह यहाँ पर लेने के लिए आई थी। वह लड़की जो कि विधि के पीछे पीछे चल रही थी, वही जानकर हैरान रह जाती है कि विधि ने ऐसा कोई भी पौधा नहीं लिया था जिसे नॉर्मली घर में डेको करने के लिए रखा जाता है, बल्कि उसने जितने भी पौधे और हर्बस्कस किए थे वह सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा रेयर और बहुत ही कम पाए जाने वाले पौधे थे। थोड़ी ही देर में वह सारे पौधों को एक गाड़ियों में रख दिया जाता है। विधि आज काफ़ी ज़्यादा खोजती और वह चमकती हुई आंखों से रणविजय की तरफ देखती है और बोलती है, आप सच में बहुत अच्छे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे कौन से काम किए थे कि मुझे ये जीवन मिला है। मैंने सोचा था कि जब आपको सच्चाई पता चलेगी तो आप पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे और आप मुझे ओजस से भी अलग कर देंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। शायद यह मेरे अच्छे कर्मों का ही फल है कि मुझे आप मिले हैं। रणविजय और विधि जहां पर थे वहां पर कोई भी नहीं था, क्योंकि रणविजय के बॉडीगार्ड्स ने पहले ही उसे एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया था, जिसकी वजह से कोई भी वहां पर आ नहीं सकता था। रणविजय विधि की तरफ देखा है, जिसके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। ये देखकर उसका चेहरा भी खिल जाता है। आखिर हर मर्द यही तो चाहता है कि वह जो कुछ भी अपनी वाइफ या पत्नी के लिए या बहन या अपनी फैमिली के लिए करता है वह लोग उसे अप्रिशिएट करें, उसके एफर्ट्स को समझे। रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपना हाथ आगे बढ़कर विधि के माथे पर किस करता है और बोलता है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए हो। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं इतनी खुशी कभी महसूस ही नहीं कर पाता। पैसा भले ही सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन वह किसी की खुशी नहीं खरीद सकता है। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। उसके बाद रणविजय अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और अपने बॉडीगार्ड्स को विधि को सही सलामत घर पहुंचने के लिए कह देता है। विधि बस उन छोटे छोटे पौधों को देख रही थी जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और प्यार दिखाई दे रहे थे। वह इस वक्त गाड़ी में मौजूद थी कि तभी अचानक से जो गाड़ियां पहले सड़क पर फराटेदार तरीके से दौड़ रही थी वह अचानक से रुक जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में जो पौधा लगा हुआ था वह भी छूटकर गाड़ी में गिर जाता है। विधि हैरान रह जाती है कि अचानक से क्या हो गया। ड्राइवर जो कि गाड़ी चला रहा था वह सामने देखा है तो वहां पर दो गाड़ियां खड़ी हुई थी और उसके सामने कम से कम 15 से 20 लोकल गुंडे खड़े हुए थे। उनके हाथों में कुछ गन्स थी और सब लोगों ने अपने चेहरे को रुमाल से बंधा हुआ था। एपिसोड 49। रणविजय और विधि जहां पर थे वहां पर कोई भी नहीं था, क्योंकि रणविजय के बॉडीगार्ड्स ने पहले ही उसे एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया था, जिसकी वजह से कोई भी वहां पर आ नहीं सकता था। रणविजय विधि की तरफ देखा है, जिसके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। ये देखकर उसका चेहरा भी खिल जाता है। आखिर हर मर्द यही तो चाहता है कि वह जो कुछ भी अपनी वाइफ या पत्नी के लिए या बहन या अपनी फैमिली के लिए करता है वह लोग उसे अप्रिशिएट करें, उसके एफर्ट्स को समझे। रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपना हाथ आगे बढ़कर विधि के माथे पर किस करता है और बोलता है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए हो। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं इतनी खुशी कभी महसूस ही नहीं कर पाता। पैसा भले ही सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन वह किसी की खुशी नहीं खरीद सकता है। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए।
उसके बाद रणविजय अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और अपने बॉडीगार्ड्स को विधि को सही सलामत घर पहुंचने के लिए कह देता है। विधि बस उन छोटे छोटे पौधों को देख रही थी जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत और प्यार दिखाई दे रहे थे। वह इस वक्त गाड़ी में मौजूद थी कि तभी अचानक से जो गाड़ियां पहले सड़क पर फराटेदार तरीके से दौड़ रही थी, वह अचानक से रुक जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में जो पौधा लगा हुआ था वह भी छूटकर गाड़ी में गिर जाता है। विधि हैरान रह जाती है कि अचानक से क्या हो गया। ड्राइवर जो कि गाड़ी चला रहा था वह सामने देखा है तो वहां पर 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी और उसके सामने कम से कम 15 से 20 लोकल गुंडे खड़े हुए थे। उनके हाथों में कुछ गन्स थी और सब लोगों ने अपने चेहरे को रुमाल से बंधा हुआ था। जो इंसान ड्राइवर था वह भी ये देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी यह हिम्मत नहीं की थी कि कोई रणविजय की गाड़ियों पर हमला कर दे। वहां पर विधि को घर ड्रॉप करने के लिए सिर्फ 2 ही गाड़ियां थी, जिसमें से एक गाड़ी में विधि और ड्राइवर थे, जबकि दूसरी गाड़ी में 4 बॉडीगार्ड और साथ में एक ड्राइवर बैठा हुआ था। वह सब लोग अलर्ट मोड में आ जाते हैं और जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। विधि की गाड़ी का ड्राइवर, जिसका नाम मुकेश था, वह पीछे मुड़कर देखा है तो वहां पर उसे विधि दिखाई देती है, जिसके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अपनी लेडी बॉस को इस तरह से घबराते हुआ देखकर मुकेश जल्दी से उन्हें शांत करते हुए बोलता है, मैडम आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक है, मैं गाड़ी को लॉक कर रहा हूँ, आप गाड़ी से बाहर मत निकलिएगा, ठीक है। इतना बोलकर वह ड्राइवर गाड़ी लॉक कर देता है। जब वह बाहर पहुंचता है तो वहां पर उसके साथी बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। भले ही सामने जो गुंडे थे वह लोकल थे, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में थे। सब लोगों के हाथों में हथियार लगे हुए थे। वह उन बॉडीगार्ड्स को भी देखकर बिल्कुल भी नहीं डरे थे। उन गुरों का जो लीडर था वह आगे आते हुए बॉडीगार्ड की तरफ देखता है और शांति से बोलता है, देखो हमें तुम लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमें वह लड़की दे दो और हम वादा करते हैं कि हम तुम लोग में से किसी को भी हाथ भी नहीं लगाएंगे। उन गुंडे के लीडर की बात सुनकर मुकेश और बाकी बॉडीगार्ड्स और भी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगा था कि शायद ये हमला रणविजय या कि उसके कोऑर्डिनेट्स के ऊपर किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये हमला तो विधि के ऊपर किया गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अचानक से विधि के ऊपर ये लोग हमला करने के लिए क्यों आ गए हैं। लेकिन मुकेश और बाकी सब किसी भी हालत में अपनी लेडी बॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार थे। वह उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं थे जो कि वक्त आने पर अपने बॉस को धोखा देकर अपनी जान बचाकर भाग जाए। मुकेश गुस्से से घूरते हुए उन सब की तरफ देखता है और बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना आगे जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा वह तुम लोग सह नहीं पाओगे। देखने से ही पता चल रहा है कि तुम लोग लोकल गुंडे हो। तुम लोगों को यह अंदाजा भी नहीं है कि तुम लोग किस पर हमला कर रहे हो। मुकेश की बातें सुनकर उन गुरों का लीडर एक पल के लिए हैरान रह जाता है, लेकिन उसके बाद वह ध्यान से उन 5-6 लोगों को देखा है और फिर अपनी तरफ देखा है जहां पर काफी सारे लोग मौजूद थे। ये देखकर उसका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और वह घमंड से बोलता है, भले ही तुम लोग कोई भी क्यों ना हो, लेकिन एक बात पक्की है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। अगर तुम लोगों ने उसे लड़की को हमारे हवाले नहीं किया तो जिंदा रहना चाहते हो तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। उनकी बातें सुनकर मुकेश और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था और वह अपने हाथ में लगी हुई गन को आगे बढ़ता है और उसे गुंडे के लीडर के पैर में मार देता है। वह गुंडा और साथ में उसके साथ की दार लोगों ने बिल्कुल भी यह नहीं सोचा था कि मुकेश कुछ ऐसा कर देगा, क्योंकि वह लोग तादाद में बहुत ज्यादा थे और सामने खड़े हुए वह 5 से 6 बॉडीगार्ड आखिरकार कर क्या लेंगे। यही सोचकर वह लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ यह सब हो जाएगा। ये देखकर उन गुंडों को लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने आदमियों की तरफ इशारा कर देता है, जिसे देखकर सब लोग अपने हथियार निकाल लेते हैं और वह सबके ऊपर हमला करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में आगे से ज्यादा लोग जमीन पर पड़े हुए थे और साथ में कई लोगों की लाश भी पड़ी हुई थी। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि मुकेश और उनके साथियों के पास जो गन थी उनमें से उनकी बुलेट्स खत्म हो गई थी और अब उन्हें अपने हाथों से लड़ना पड़ रहा था। इसका फायदा उठाकर लीडर धीरे से चलता हुआ उसे कर के पास पहुंच जाता है जहां पर विधि अंदर बैठी हुई थी। वह बाहर के नज़ारे को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था।
तभी वह देखी है कि उन गुरों का लीडर इस वक्त उसकी गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान की और वह अपने हाथ में पड़ी हुई हॉकी की स्टिक को जोर से विंडो की कांच पर मरता है, जिसकी वजह से वह कांच एकदम से टूट जाता है। विधि जब यह महसूस करती है तो वह जल्दी से अपने कदम पीछे ले लेती है और अपने हाथों को अपने चेहरे पर रख लेती है ताकि जो कांच के टुकड़े अंदर की तरफ गिरे थे वह उसके चेहरे पर न लग जाए। ये देखकर लीडर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अंदर जाकर विधि का हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है। विधि सच में बहुत ज्यादा डर गई थी। छोड़ो छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, मैं बता रही हूँ मैं तुम लोगों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जाने दो मुझे, जाने दो। विधि की बातें सुनकर उस लीडर के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं आते हैं और वह खींचते हुए विधि को एक गाड़ी के अंदर धक्का देकर बिठा देता है। विधि इस वक्त बहुत ज्यादा घबराई थी और परेशान थी। उसे सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। को लीडर जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठता है और वहां से ड्राइव करता हुआ निकल जाता है। मुंबई के खंडहर जैसी जगह पर इस वक्त विधि को एक कुर्सी पर बिठाकर बांध कर रखा हुआ था। लीडर इस वक्त विधि के सामने ही बैठा हुआ था और वह उसे अजीब नजरों से देख रहा था। विधि को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ उसे बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि उसके मुंह पर पट्टी लगी हुई थी। वैसे तो तुम्हें हमें करने के लिए पैसे मिले हैं, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा मन कुछ और करने को कर रहा है। तो क्यों ना पहले मैं अपनी ख्वाहिश से पूरी कर लूं, उसके बाद में तुम्हें मार दूं। वैसे भी तुम्हें जो मवाना चाहता है उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। विधि को इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसे सच में बहुत ज्यादा रोना आ रहा था कि जिस इज्जत को बचाने के लिए उसने पिछले जन्म में अपनी जान दे दी थी, आज फिर से वह इस हालत में फंस गई थी। क्या सब लड़के ऐसे ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो रणविजय जैसे इंसान इस धरती पर नहीं होते। उसकी बातें सुनकर विधि की आंखों में आंसू आ गए थे। वहां पर और भी इंसान मौजूद थे और वह भी विधि की ऐसी हालत देखकर खुश हो रहे थे। वहां पर मौजूद एक इंसान जो कि काले हबसी जैसा दिखाई दे रहा था, वह हंसते हुए चलकर लीडर के पास आता है और अपनी घिनौनी हंसी हंसते हुए बोलता है, बस एक बार आपका काम हो जाए तो क्या हम भी। उसकी बात सुनकर बहुत हंसता है और बोलता है, हाँ कालू, क्यों नहीं। वैसे भी आप इसे यहाँ पर बचाने वाला कोई नहीं है, लेकिन हमें जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा, वैसे भी रात होने आई है। इसे जान से करने के बाद हमें इसके फोटो निकालकर उस इंसान को भी देने हैं जो कि इसकी मौत चाहता है। उसकी बातें सुनकर विधि छटपटाना लगती है और वो कुर्सी पर ही इधर उधर होने लगती है। ये देखकर भी किसी को भी उस पर कोई भी तरस नहीं आता है। उन गुंडों के लिए यह बात कोई बड़ी बात नहीं थी। आज से पहले उन्होंने कई लड़कियों के साथ यह सब किया था। हालांकि विधि इतनी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वह खूबसूरत नहीं थी। वह बस रणविजय के सामने अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अगर उसे अलग से देखा जाता था तो वह किसी एवरेज लड़की की तरह दिखाई देती थी। गुरों का लीडर आराम से उठता हुआ अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है और विधि के पास जाने लगता है। डर के मारे विधि के चेहरे पर और उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगता है। वह इंसान धीरे धीरे करके विधि के पास जाता है और उसके हाथों पर उंगलियां फिरते हुए उसकी गर्दन तक लेकर जाता है, और फिर वह उसके गर्दन से होते हुए उसके चेहरे तक उसे उंगली को लेकर जाता है। विधि को इस वक्त बहुत ज्यादा गंदी वाली फीलिंग महसूस हो रही थी। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अभी खुद अपने आप को जान से मार दे या फिर अपने सामने खड़े हुए उसे इंसान को मौत के घाट उतार दे। वह इंसान एक झटके के साथ विधि के चेहरे पर लगे हुए टेप को हटा देता है। दर्द की वजह से विधि अपनी आंखों को कस के बंद कर लेती है। उसके चेहरे पर आंसुओं से बने हुए निशान दिखाई दे रहे थे। उसकी बेबसी देखकर वह लीडर हंसने लगता है और बोलता है, देखो, अगर हमें तुम्हें करने का ऑर्डर नहीं मिला होता तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जान से नहीं मारता। मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना अपनी रखेल बनाकर, लेकिन क्या करूं, तुम्हें मरने के ऑर्डर ऊपर से मिले हुए हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। विधि को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे इतनी ज्यादा नफरत कौन कर सकता है जो उसकी जान लेने पर ही उतारू हो जाए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने तो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया था, तो फिर उसके साथ इस तरह की नाइंसाफी क्यों हो रही थी। वह किडनैपर विधि के एक हाथ को खोल देता है। जैसे ही विधि का एक हाथ खुलता है, विधि अपने एक हाथ से ही उसे इंसान के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है।
हालांकि विधि दुबली पतली थी, लेकिन उसका वह थप्पड़ बहुत ही ज्यादा जन्नाटेदार था, जिसकी वजह से उसे लीडर का चेहरा एक तरफ हो गया था और उसके गाल पर विधि की उंगलियों के निशान दिखाई देने लगे थे। वह लीडर एकदम से गुस्से में आ जाता है विधि के इस बर्ताव से। वह गुस्से में आकर विधि के बालों को कसकर पकड़ लेता है और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से विधि के होठों से खून निकलने लगता है। तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तूने मुझ पर हाथ उठाया? पहले तो मैं तेरे साथ मजे कर कर तुझे बहुत आसान मौत देने वाला था, लेकिन अब नहीं, तू तड़प तड़प कर मारेगी। तुझे अफसोस होगा कि तूने इस दुनिया में जन्म ही क्यों लिया था। तू देख बस मैं तेरे साथ अब क्या करता हूँ। जब 50 मैं मर जाना चाहती हूँ। विधि को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे इतनी ज्यादा नफरत कौन कर सकता है, जो उसकी जान लेने पर ही उतारू हो जाए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने तो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया था, तो फिर उसके साथ इस तरह की नाइंसाफी क्यों हो रही थी। वह किडनैपर विधि के एक हाथ को खोल देता है। जैसे ही विधि का एक हाथ खुलता है, विधि अपने एक हाथ से ही उसे इंसान के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। हालांकि विधि दुबली पतली थी, लेकिन उसका वह थप्पड़ बहुत ही ज्यादा जन्नाटेदार था, जिसकी वजह से उसे लीडर का चेहरा एक तरफ हो गया था और उसके गाल पर विधि की उंगलियों के निशान दिखाई देने लगे थे। वह लीडर एकदम से गुस्से में आ जाता है विधि के इस बर्ताव से। वह गुस्से में आकर विधि के बालों को कसकर पकड़ लेता है और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से विधि के होठों से खून निकलने लगता है। तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तूने मुझ पर हाथ उठाया? पहले तो मैं तेरे साथ मजे कर कर तुझे बहुत आसान मौत देने वाला था, लेकिन अब नहीं, तू तड़प तड़प कर मारेगी। तुझे अफसोस होगा कि तूने इस दुनिया में जन्म ही क्यों लिया था। तू देख बस मैं तेरे साथ अब क्या करता हूँ। इतना कहने के बाद वह गुंडा विधि के हाथों को खोल देता है और उसके बालों को पकड़कर घसीटते हुए वहां पर बने हुए एक खंडहर से रूम में लेकर चला जाता है। विधि बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। वह इंसान इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और वह गुस्से में आकर विधि को जमीन पर गिरा देता है और उसके बाद अपनी शर्ट और पेंट को निकाल देता है। ये देखकर विधि को बहुत ज्यादा घायल महसूस हो रही थी। वह गुंडा आगे बढ़कर विधि के साड़ी के पल्लू को पकड़ लेता है और एक हाथ से उसके पल्लू को खींचकर साइड में फेंक देता है। विधि ये देखकर हैरान रह जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसकी बेबसी देखकर वह गुंडा जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। विधि जो कि जमीन पर पड़ी हुई नाव में अपना सर हिला रही थी, अचानक से उसके हाथ में एक पत्थर आ जाता है और वह उसे पत्थर को उठाकर उसे गुंडे के सर पर दे मारती है। उसे गुंडे के सर पर पत्थर पड़ने की वजह से उसकी तेज चीख निकल जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है। साली तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मजा चखना ही होगा। इतना बोलकर वह गुस्से में विधि की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके पैर में गोली लगती है। गोली लगने की आवाज वहां पर गूंजने लगती है। दर्द की वजह से वह गुंडा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। विधि जैसे ही ये देखते हैं वह हैरान रह जाती है और अपने सामने खड़े हुए उस इंसान को देखती है जिसे वह इस वक्त सबसे ज्यादा मिस कर रही थी। जी हाँ, सामने कोई और नहीं बल्कि रणविजय खड़ा हुआ था, जिसकी आंखों में जान से मार देने की चमक दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से कठोर था। किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करके वहां पर खड़ा हुआ था ये सिर्फ वही जानता था। जब घायल पड़े बॉडीगार्ड्स में रणविजय तक ये खबर पहुंचाई थी कि उनकी लेडी बॉस को कोई उठाकर लेकर चला गया है, तो कितना ज्यादा परेशान और घबरा गया था ये सिर्फ वही जानता था। आज से पहले उसने कभी भी डर का एहसास नहीं किया था, लेकिन आज पहली बार उसे डर महसूस हो रहा था। डर इस बादशाह की कहानी वह समय रहते वहां पर नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा? क्या होगा अगर विधि को कुछ हो गया तो? क्या वह कभी अपने आप को माफ कर पाएगा? विधि की रक्षा न कर पाने की वजह से जब वह यहाँ पर पहुंचा था तब बाहर बहुत सारे गुंडे खड़े हुए थे जिनके हाथों में हथियार लगे थे, लेकिन रणविजय और उसके आदमियों के सामने कोई भी ठीक नहीं पाया था और बाहर हर किसी की लाश पड़ी हुई थी। रणविजय अपने सामने खड़े हुए उस घिनौने इंसान को भी जान से मार देना चाहता था, लेकिन उसे जान से मरने से पहले वह कुछ बातें जानना चाहता था, जिसके लिए उसका जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। विधि जब अपने सामने को देखते हैं तो वह जल्दी से खड़ी होती है और भागते हुए रणविजय के सीने से जा लगती है। विधि की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं और उसने कस के रणविजय को गले लगाया हुआ था। उसकी बॉडी पूरी तरह से कांप रही थी।
रणविजय जब यह महसूस करता है तो वह अपना एक हाथ आगे बढ़कर विधि को कस के अपने सीने में समा लेता है। रणविजय का ध्यान तब जाकर विधि की हालत पर जाता है, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने सामने पड़े हुए उस इंसान को देखा है जो कि दर्द से तड़प रहा था। वही वह इंसान जो कि विधि के साथ गलत करने वाला था। वह जब रणविजय को अपने सामने देखा है तो उसकी रूह कांप जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि रणविजय रावत खड़ा हुआ था। वह अपनी किस्मत को खुश रहा था कि क्यों उसने विधि को मारने की सुपारी ली थी। क्यों जब रणविजय के बॉडीगार्ड उसे समझा रहे थे तो उसने उन्हें सीरियसली नहीं दिया था। वह जानता था कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वह अपनी जान को बचाने के लिए एक बार कोशिश करना चाहता था। सर मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि यह मैडम आपसे ताल्लुक़ रखती है। हमें तो बस ही नहीं जान से करने का ऑर्डर दिया गया था और इसलिए हम। इससे आगे वह कुछ और का पता एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और उसी के साथ वो इंसान जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसकी दूसरी टांग में भी गोली पड़ गई थी। उसकी चीखों से रणविजय को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वही विधि इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि उसने कस के रणविजय को गले लगाया हुआ था और वह मुड़कर पीछे देख भी नहीं रही थी कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर रणविजय अपना सर नीचे करता है और अपना हाथ आगे बढ़कर विधि के बालों को उसके कानों के पीछे करता है और धीरे से अपने सर को नीचे झुकाकर उसके माथे पर किस करता है और एक बार फिर से विधि के सर को अपने सीने में छुपा लेता है। उसके बाद वह विधि को एकदम से ही अपनी बाहों में उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है। ये देखकर वह गुंडा जो पहले बहुत ज़्यादा डरा हुआ था वह राहत की सांस लेता है। वह बहुत खुश था कि कम से कम उसकी जान तो बच गई है, लेकिन शायद उसने खुश होने में कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में वहाँ पर बहुत सारे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उस इंसान को घसीटते हुए अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उन्हें इस चीज़ से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके दोनों पैरों में गोली लगी हुई है, जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा है। रणविजय विधि को अपनी बाहों में उठाए हुए बाहर की तरफ आता है तो वहाँ पर उसके बॉडीगार्ड पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। रणविजय के चेहरे पर इस वक्त मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। एक बॉडीगार्ड जब ये देखा है कि रणविजय वहां पर आ गया है तो वह जल्दी से गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोल देता है। रणविजय विधि को अपनी बाहों में लिए हुए ही गाड़ी में बैठ जाता है और वह उसे अपनी गोद में ही बिठाए रखता है। विधि को इस चीज से अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उन्हें इस तरह से देख रहा है। वह बस रणविजय को कस के पकड़े हुए थी और उसका चेहरा अब भी उसके सीने में लगा हुआ था। थोड़ी ही देर में वह गाड़ियां चलती हुई रास्ते पर दौड़ने लगते हैं। रणविजय रावत मेंशन नहीं जाता है, बल्कि वह उसे अपने साथ लेकर अपने फार्म हाउस आ जाता है। गाड़ी रुकती है। रणविजय एक बार फिर से विधि को अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर लेकर चला जाता है। वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वह बस खामोश होकर यह सारा नज़ारा देख रहे थे। किसी को भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वह जानते थे कि उनके बॉस कितने ज़्यादा गुस्से में हैं। अगर इस वक्त उन्होंने अपने मुंह से छू निकालने की भी हिम्मत की तो उनकी जान जाते हुए देर नहीं लगेगी। ये बात वहां पर मौजूद हर एक इंसान जानता था। विधि को तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि वह इस वक्त कहां पर है और कहां पर नहीं। वह तो बस इस वक्त रणविजय की प्रेजेंस को महसूस कर रही थी और वह उसकी बाहों में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। रणविजय उसे इसी तरह से बाहों में उठता हुआ ऊपर वाले रूम की तरफ लेकर चला जाता है। उसके बाद वह उसे सीधा ले जाकर बेड पर बैठता है। विधि पूरी तरह से शांत हो चुकी थी और वह बस सामने की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कि उसमें जान ही नहीं बची है। रणविजय बहुत अच्छे से जानता था कि विधि इस वक्त कैसा महसूस कर रही होगी। आखिर अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी थी और आज फिर से उसके ऊपर वही चीज़ बीती थी, तो वह किस तरह की फीलिंग से गुजर रही होगी उसके बारे में तो वह सोच भी नहीं सकता था। रणविजय कॉफ़ी टेबल पर रखा हुआ पानी का जाग उठता है और गिलास में पानी भर के विधि को अपने हाथ से पानी पिलाने लगता है। विधि एक दो घूंट पानी पीती है, उसके बाद वैसे ही बैठी रहती है जैसे कि पहले थी। विधि प्लीज़ मुझसे बात करो। देखो कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, देखो मुझे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रणविजय की बातें सुनकर भी विधि बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है। रणविजय को इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वह अपनी जगह से खड़ा होता है और बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वह अपना फ़ोन निकलता है और किसी को कॉल करता है। उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करना
कि उसकी रूह कब जाए, वह करने की हालत में पहुंच जाए लेकिन वह मर ना पाए। उसे जिंदा रखना, लेकिन उसकी गिनती जिंदों में शामिल नहीं होनी चाहिए। उसकी हालत ऐसी कर दो कि वह ना ही करने में और ना ही जीने में रहे। अगर विधि की ऐसी हालत नहीं हुई होती तो रणविजय खुद जाकर उसे इंसान की खाल उधेड़ देता। विधि की हालत देखकर उसे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वह जब वापस अंदर पहुंचता है तो विधि कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। ये देखकर वह परेशान हो जाता है क्योंकि बाहर तो वह खुद मौजूद था। तो विधि को इस वक्त रूम में ही होना चाहिए था। अगर वह रूम में मौजूद नहीं है तो फिर वह गई तो गई कहाँ पर। रणविजय जल्दी से बालकनी में जाता है और रूम को अच्छे से एक्सप्लोर करता है, लेकिन उसे रूम में विधि कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। तभी उसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे पर पड़ती है जो कि थोड़ा सा खुला हुआ था और साथ में वहां से पानी बहने की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। रणविजय जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर का नज़ारा देखा है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। विधि शावर के नीचे खड़ी हुई थी। उसने पानी का टेम्परेचर भी सेट नहीं किया था। रात होने की वजह से पहले से ही मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था और विधि इस वक्त बर्फ जैसे ठंडे पानी के नीचे खड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक स्क्रबर लगा हुआ था और उससे वह लगातार अपने आप को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। उसे बार बार वही सीन याद आ रहा था जब उस घटिया इंसान ने उसको हाथ लगाया था। रणविजय जब उसको ही ऐसी हालत देखता है तो जल्दी से भागता हुआ अंदर जाता है और उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ से उसे स्क्रबर को छीन कर फेंक देता है। विधि, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अपने आप को क्यों चोट पहुंचा रही हो? विधि, जो कि अब तक पूरी तरह से शांत बैठी हुई थी, वह जोर से चिल्लाती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते ही बोलती है, उसने मुझे छुआ है, मैं अब पवित्र नहीं हूँ, आप चले जाए यहाँ से, मैं आपकी लायक नहीं हूँ, अब चले जाए, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सब कहते हुए विधि बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर रणविजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह कस के विधि को अपने सीने से लगा लेता है। विधि रणविजय से छूटने की कोशिश करती है और बोलती है, नहीं रणविजय जी, मैं आपके काबिल नहीं रही हूँ। उसे घटिया इंसान ने मुझे अपवित्र कर दिया है। आपको आप मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। मैं मर जाना चाहती हूँ। अब क्या होने वाला है आगे इस स्टोरी में? कैसे संभालेगा रणविजय विधि को? तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।